हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जो कि है फंडामेंटल राइट्स। एंड फंडामेंटल राइट्स काफ़ी, अगर हम देखें तो बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि डिफरेंट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें कवर करना है। तो इसको हम थोड़ा 3-4 पार्ट में जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स से पहले हमको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझना पड़ेगा। एंड उसमें सबसे पहला जो टर्म है, देखो फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें, हमारे पास वर्ड है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल कहने का मतलब होता है बेसिक, ठीक है। और राइट्स क्या है, इसी को थोड़ा हम देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम राइट्स की बात करें तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। मतलब किसी भी इंसान का दूसरे चीज़ों पे जो भी क्लेम है, चाहे वो गवर्नमेंट पे हो गया, सोसाइटी पे हो गया, या किसी पर्सन पे हो गया, उसी को हम लोग राइट कहते हैं। लेकिन किसी भी क्लेम को हम राइट नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि एक पीस ऑफ लैंड पे आप जाके बोलो कि भाई ये जो है ये मेरा है, आपने क्लेम किया, लेकिन अदर जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट का पार्ट हो या कुछ चीज़ जो है, जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर, वो एक्सेप्ट भी तो करने चाहिए कि अच्छा ये वाला ना, ये पीस ऑफ लैंड इस पर्सन मिस्टर एक्स का ही है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्लेम जो है वो काम नहीं करेगा राइट कहलाने के लिए। इट नीड रिकॉग्निशन फ्रॉम द सोसाइटी, एंड सोसाइटी के ही अंदर पार्ट आपका क्या है, गवर्नमेंट का भी पार्ट आ गया कि सोसाइटी या सराउंडिंग के द्वारा वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। आपको रिकॉग्निशन होना चाहिए उस चीज़ का कि वो जो क्लेम है उस पर्टिकुलर पर्सन का, वो राइट कहलाने लायक है या नहीं। इट कम विथ एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर राइट्स। ऑब्वियसली अगर मान लो कि आपको कोई एक राइट मिला, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भाई आप अपनी बात जो है वो बेझिझक रख सकते हैं, किसी आपको दबाव की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको कोई जो है वो प्रेशराइज नहीं करेगा बोलने या नहीं बोलने के लिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर आपके पास राइट है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को जो है अब्यूज़ करो। क्यों? क्योंकि उससे सामने वाले का राइट जो है वो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कि भाई उसका भी तो राइट है कि वो गाली ना सुने, ठीक है। तो यानी कि जो हेट, आपने सुना भी होगा हेट स्पीच टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक आदमी ए है, इसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बी को गाली बक दे, क्योंकि इस सामने वाला का भी तो राइट है कि वो जो है राइट टू लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ, की भाई गाली जो है वो ना सुने। तो कोई भी राइट विदाउट एन ऑब्लिगेशन नहीं आता है। मतलब अगर आपके पास गवर्नमेंट ने आपको कोई राइट दिया है, आपके पास कोई राइट है, तो इसका मतलब वो राइट आपके पास भी है और वो सामने वाले के पास भी है। तो राइट हमेशा क्या है, ऑब्लिगेशन के साथ आता है कि आप अपने राइट आपको तभी आप इंजॉय कर पाओगे जब आप सामने वाले के राइट को भी रेस्पेक्ट उतना ही दोगे। अब देखो राइट्स को हमने क्लासिफाई किया है अलग अलग बेसिस पे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन राइट होल्डर, जो कि इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, एंड राइट ऑब्जर्वर, जो कि सोसाइटी है या स्टेट। इस बेसिस पे राइट जो है वो दो तरह का हो गया। एक है निगेटिव राइट्स, दूसरा है पॉजिटिव राइट्स। नेगेटिव राइट्स कहने का मतलब क्या है कि अगर ये राइट नहीं है, नहीं रहता, तो डैमेज हो सकता है सोसाइटी के अंदर। जैसे कि राइट टू लाइफ अगर नहीं है, तो एक पर्सन ए है, बी है, अगर बी के पास राइट टू लाइफ नहीं है कि वो जिंदा रह सकता है, तो ए जो है वो उसको क्या है, मर्डर कर सकता है, ठीक है। यानी कि जब आप एनिमल वर्ल्ड में देखो, तो एक एनिमल अगर दूसरे एनिमल को मार रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको कोई राइट मिला हुआ है कि उसको सामने वाला नहीं मार सकता है। इसका मतलब ए अगर बी को मारता है, किल करता है, तो एक पे क्या है, मर्डर का केस हो जाएगा। यानी कि जो राइट टू लाइफ है, इट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम किलिंग अ पर्सन। यानी कि बी के पास अगर ऐसा राइट नहीं रहता तो उसकी जान जाने की खतरा है, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव राइट। दूसरा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि ये राइट जो है वो आपके जीवन में सुधार के लिए, आपके जीवन में बेहतरी के लिए जो है वो आपके पास ये राइट है। जैसे राइट टू हेल्थ हो गया, बेसिक एजुकेशन हो गया, बेसिक सस्टेनेंस हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, ये सारे ही क्या है, पॉजिटिव राइट्स के कैटेगरी में आ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ दियर इन्फोर्सिएबिलिटी इन अ सोसाइटी। यानी कि वो कितना हद तक इन्फोर्सिएबल है सोसाइटी के अंदर, इस बेसिस पे सबसे पहला अगर हम लोग देखें कैटेगरी, तो वो है मोरल राइट्स। मोरल राइट्स क्या है, हम पढ़ते भी है, बचपन में भी हम पढ़ते थे, एक सब्जेक्ट भी था हमारा, अगर आपको याद हो तो, वो था मोरल साइंस। तो मोरल साइंस में आप देखो, आप याद करो, तो बहुत सारी स्टोरीज रहती थी डिफरेंट कंडीशन का, और हर स्टोरी के पीछे क्या है, एक मोरल ऑफ द स्टोरी जरूर रहता था। तो असल में क्या है, इस मोरल ऑफ द स्टोरी का बेस जो है वो मोरल राइट्स को ही लेके था कि ह्यूमन अगर कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन कॉन्शियस है सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, तो उस केस में क्या है, उनके पास कुछ मोरल राइट्स है। लेकिन हाँ, मोरल राइट्स जो है वो दीज आर नॉट बैक्ड बाई फोर्स ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि मोरल राइट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है कि आपसे कोई भी एल्डर जो है आपके सामने हो, तो आप उनको विश करो कि भाई
चाहे विश, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या कुछ भी, नमस्ते हम कह सकते हैं। तो ये जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन है कि भाई एल्डर्स, रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई जो है वो फाइन होगा या कोई आपको सजा होगी। क्यों? क्योंकि दीज आर मोरल राइट्स एंड मोरल राइट्स आर नॉट एनफोर्स्ड बाय द लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है। इट इंक्लूड्स रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट, इसी में हो गया जैसा कि मैंने बताया कि गुड कंडक्ट जैसे विश करना, कर्टसी ऑफ मोरल बिहेवियर। ठीक है कि मान लो आपको कोई मदद कर रहा है तो आप भी उसको बदले में मदद करो, अगर नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको कोई फाइन होगा या सजा होगी। यानी कि आपका एक कर्टसी भी बनता है, एक मोरल ऑब्लिगेशन भी बनता है कि आप जो है वो जो मदद चाहिए जिनको, उनको आप क्या है मदद प्रोवाइड करो। तो ये हो गया मोरल राइट्स। लेकिन हाँ याद रखना, मोरल राइट जो है वो कोई बैकिंग के साथ नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा देखो, इसी में एक मोरल राइट्स हो गया, दूसरा है लीगल राइट्स। ठीक है, हम दूसरा बात कर रहे हैं वो है लीगल राइट्स। तो जब हम लीगल राइट्स की बात करते हैं तो ये लीगल राइट्स क्या है, दीज आर बैक्ड बाय लॉ ऑफ स्टेट। अब लीगल राइट्स डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो कह सकते हैं सबसे पहला वो है फंडामेंटल राइट्स, जिनको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करती है फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब अगर आपके इंडिविजुअल राइट्स के खिलाफ क्या है गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, या गवर्नमेंट आपके राइट्स को वैल्यू नहीं दे रही है, मान नहीं रही है, तो उस केस में जो है वो आप कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। यानी कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल ही बैक्ड अप होता है। और हम देखते भी है, हम रिट्स जो है हम आगे पढ़ेंगे भी, 32 हो गया, 226 हो गया, सुप्रीम को इस आर्टिकल 32 के तहत आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स आपका जो है अगर उसमें हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है वो उस चीज़ को नहीं मान रही है। दूसरा 226 से हाई कोर्ट जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ द जस्टिस। तो नेक्स्ट दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन हाँ अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स की तुलना में ये भी इन्फोर्स्ड होते हैं, एंजॉय रिलेटिवली लेस एलाबोरेट प्रोविजंस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उतना ज़्यादा नहीं है वैल्यू, मतलब फंडामेंटल राइट्स, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आपको आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर नहीं दिया जा रहा है या आपसे छीना जा रहा है तो आप जो है वो कोर्ट मूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ उस केस में आपको एपिलेट जुरिस्डिक्शन के थ्रू जो है वो मूव करना होगा। पहले आप लोअर कोर्ट में जाइएगा, फिर उस सबॉर्डिनेट कोर्ट, फिर जो है वो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जो है वो मूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट हम आपका हाई कोर्ट के पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपके केस को जो है वो एंटरटेन करे ही, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तीसरा अगर हम देखें तो अदर स्टैचूटरी राइट्स हैं। स्टैचूटरी राइट्स हम लोग कहते हैं, स्टैचूटरी मतलब स्टैच्यूट, एक टर्म है, देखो ये बार बार आएगा। स्टैच्यूट कहने का मतलब क्या होता है, लॉ, कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया एंड लॉ के चलते क्या है आपके आपके पास कुछ राइट्स मिल गया कि भाई, जैसे मान लो कि पहले अगर हम देखें तो इन्हीं को कॉमनली लीगल राइट्स भी कहते हैं। तो दीज आर प्रोवाइडेड बाय एन ऑर्डिनरी लॉ प्रोमलगेटेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, अगर कोई लॉ बनाती है तो उससे किसी को अगर कोई राइट मिलता है तो उसको हम लोग स्टैचूटरी राइट्स या लीगल राइट्स कह सकते हैं। तीसरा जो बेस है हमारा वो है सिविल पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स। तो अगर हम सिविल राइट्स की बात करें तो दीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ईच पर्सन टू लीड अ सिविलाइज्ड सोशल लाइफ। जैसे कि अगर हम देखें तो सिविल राइट्स वो राइट्स है जिससे कोई भी इंसान जो है एक बेटर जीवन जो है, जिंदगी जो है वो जी सकता है, उसमें उसको मदद मिलेगा। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया। एंड सिविल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। ठीक है, स्टेट जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स। दीज राइट्स बाई वर्चू ऑफ विच सिटीजन्स गेट अ शेयर इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो पॉलिटिकल राइट्स क्या है, हर सिटीजन के पास क्या है राइट है कि वो जो है पूरा का पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो राइट टू वोट हो गया, राइट टू गेट इलेक्टेड टू गवर्नमेंट ऑफिसेज, मतलब हर आदमी उतना ही एलिजिबल है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स जो है वो अवेलेबल है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, आप पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। कल्चरल राइट्स की अगर हम बात करें तो दीज राइट्स रिलेटेड टू थीम्स सच एज लैंग्वेज, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक प्रोडक्शन, पार्टिसिपेशन इन कल्चरल हेरिटेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे आपके कल्चरल राइट्स में हो गया। इंटेलेक्चुअल आईपीआर हम पढ़ते भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अब देखो राइट्स वर्सेस अगर हम फ्रीडम की बात करें तो राइट ऑफ फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे राइट्स जो है दीज आर मोरल और लीगल एंटाइटलमेंट्स एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। फ्रीडम क्या है, क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्री, भाई आप जो है वो फ्री है, ये आपका फ्रीडम है। एंड दीज आर प्रोटेक्टेड बाय राइट्स, मतलब कि कोई भी इंसान जो है तभी फ्रीडम है उसको जब वो प्रोटेक्टेड होगा राइट्स से। मतलब विदाउट राइट्स फ्रीडम जो है आपके पास नहीं है। जैसे मान लो कि आपके पास राइट टू मूवमेंट है, ठीक है, या राइट टू हम कह सकते हैं कि सिंपल हम आर्टिकल 19 की बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है। अगर मान लो ये आपके पास राइट ही नहीं रहता
तो आप फ्री कहाँ हैं? आप बोल नहीं सकते, आप अपनी बात नहीं रख सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, आप आ नहीं सकते, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर किसी को भी फ्रीडम मिलेगा तो वो हमेशा प्रोटेक्टेड होगा राइट से। ये याद रखना कि विदाउट राइट जो है, विदाउट राइट्स, मान लो कि आपके पास राइट्स ही नहीं है तो कोई फ्रीडम भी तो नहीं रहेगा। जैसे मान लो कोई एक एनिमल ले लो, ठीक है, उसको आपने एक पिंजरे में डाल दिया, तो अगर पिंजरे में डाल दिया और उसके पास कोई राइट रहता, या आपने पिंजरे में डाल दिया उसको, ठीक है, तो उस केस में अगर इसके पास राइट है तो वो फ्रीडम भी अवेल कर सकता है, वो केस कर सकता है। लेकिन अगर मान लो इस एनिमल के पास राइट ही नहीं है कि वो बाहर निकाला जाए, तो उस केस में इसके पास कोई फ्रीडम भी नहीं रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में ये हम कह सकते हैं। तो हमेशा कभी भी फ्रीडम अवेलेबल विदाउट राइट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राइट्स वर्सेस क्लेम्स। क्या हर राइट क्लेम है या हर क्लेम राइट है? इसको जानते हैं हम। तो अगर हम क्लेम्स की बात करें तो दीज आर डिमांड ऑफ ओनरशिप मेड फॉर समथिंग। मान लो कोई भी एक कार है या हाउस है या बुक कह लो, एक आपके पास बुक है, एक सामने मेज पे पड़ी एक बुक है कि भाई कोई भी बुक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि पॉलिटी ही की बुक है आपकी, ठीक है। अब ये पॉलिटी की आपकी बुक है। अब कोई आदमी जो है, मान लो कि कोई एक ए है, वो बोलता है कि भाई ये बुक जो है पॉलिटी की ये मेरी है। बी वाला जो बोलता है वो बोलता है कि मेरी है। तो ये हो गया क्लेम्स, ठीक है। लेकिन जब हम राइट्स की बात करते हैं तो इट इज़ कंप्लाई विद जस्टिस, लॉ और रीज़न। यानी कि अगर मान लो यही पॉलिटी की बुक है, अगर मान लो अब इस पॉलिटी की बुक पे इस पे नाम लिखा हुआ है ए का, और ये सारी चीज़ें मार्किंग है ए की राइटिंग में लिखी गई है, प्लस एक आदमी सी था वो इस बुक को ए के पास हमेशा देख रहा था। अब ये दोनों झगड़ा करते हैं कि ये बुक जो है वो मेरी है। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं कोर्ट। कोर्ट रीजन करता है कि अच्छा ये बुक जो है, इससे पूछता है ये गवाह है सी कि भाई सी बोलता है कि ये बुक जो है वो तो ए का था। बी जबरदस्ती अपना क्लेम कर रहा है दूसरा। जब कोर्ट इसमें राइटिंग मिलाती है तो एक ही निकलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए के पास क्या हो गया, राइट हो गया। तो इट कंप्लाई विद जस्टिस, लॉ और रीजन। मतलब कि कोर्ट जो है वो तय कर देगा कि भाई ये जो क्लेम है ये ए का राइट है या नहीं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ समझना कि क्लेम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तरह का डिमांड है कि भाई ये पर्टिकुलर आइटम आर्टिकल जो है वो मेरा है, मेरा इस पर अधिकार है। राइट्स जो है वो हमेशा क्या है, बैक्ड रहेगा जस्टिस के साथ, कंप्लाई विद जस्टिस, रीजन और लॉ। तो राइट्स आर इंडीड क्लेम्स। तो राइट्स ऑब्वियसली क्या है, क्लेम्स है, बट एवरी क्लेम इज नॉट अ राइट। मतलब राइट हमेशा क्या है, कोई भी राइट अगर है तो वो तो बेशक क्लेम ही है एक तरह का, वैसा क्लेम जिसपे बैक्ड है लॉ के साथ, ठीक है। लेकिन हर जो क्लेम है वो राइट नहीं है, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट देखो, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं राइट्स का, तो एक साइन एक समझो कि अगर एक पर्सन थे जिनका नाम कारेल वसक था, ठीक है। इन्होंने राइट्स को क्लासिफाई किया डिफरेंट जनरेशन्स में। 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स जो है वो अवेलेबल है। सबसे पहला जो है वो है फर्स्ट जनरेशन राइट्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग इंग्लिश रिवॉल्यूशन ऑफ 17th सेंचुरी एज वेल एज फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी। तो याद रखना, देखो क्वेश्चन जो है अगर हम देखें तो हमारे पास कैसे बन सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, जैसे मान लो राइट टू लाइफ अगर पूछा जाएगा तो इसका थीम क्या है। तो याद रखना, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन में जो भी राइट्स है ना, ये सारे एग्जाम्पल हो गए, उसका थीम लिबर्टी है, ठीक है, लिबर्टी है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया इसको। तो फर्स्ट जनरेशन जो राइट है उसका थीम क्या है, लिबर्टी है। अगर हम की डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आर्टिकल 3 से लेकर 21 ऑफ यूएन डिक्लेरेशन एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये मतलब तैयार हुआ था 1966 में, लेकिन इन्फोर्स जो है वो 1976 में जो है वो किया गया इसको। फर्स्ट जनरेशन राइट्स में कौन कौन से हैं? तो याद रखना सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। इसको थोड़ा हम, तो फर्स्ट जनरेशन राइट्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से हो गए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आपके हो गए, ठीक है। तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हो गए, एंड इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। तो ये फर्स्ट जनरेशन राइट्स जो है वो है। तो फर्स्ट जनरेशन राइट्स का थीम क्या हो गया, याद रखना लिबर्टी, ठीक है। बस इतना याद रखना, ये याद रखना और याद रखना, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन राइट्स। तो सेकंड जनरेशन राइट्स की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये डेवलप हुआ था। इसका जो थीम है वो है इक्वलिटी। की डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये राइट्स, ये थीम, तो आर्टिकल 27 जो है यूएन डिक्लेरेशन एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ 1966, यहाँ से डेवलपमेंट में देखने को मिलता है सेकंड जनरेशन राइट्स का। तो सेकंड जनरेशन राइट बेसिकली थीम क्या है, इक्वलिटी से। तो राइट टू वर्क हो गया कि भाई मेल हो फीमेल हो दोनों को आपको अवेलेबल होना चाहिए राइट टू वर्क, कि भाई दोनों जो है वो वर्क कर सके। हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो राइट टू वर्क, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, ये सारे आपके क्या हो गए, सेकेंड जनरेशन राइट्स जो है वो हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन राइट्स। थर्ड जनरेशन राइट जो है वो पोस्ट 1945 जो है वो इमर्ज हुआ। इन्हीं को हम सॉलिडेरिटी राइट्स या कलेक्टिव राइट्स हम लोग कहते हैं। थीम की बात करें तो फ्रैटर्निटी इसका थीम है। तो तीन थीम है, पहला याद रखना लिबर्टी, दूसरा इक्वलिटी, तीसरा फ्रैटर्निटी। तो LEF याद रखना, 1 2 3 LEF। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी जो है थर्ड जनरेशन राइट्स का थीम हो गया। की डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ऑन स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट ऑफ 1972 एंड अर्थ समिट ऑफ 1992 जो है ये की डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर इन राइट्स को जो है वो शामिल किया गया है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्योंकि फ्रैटर्निटीज का थीम है तो राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू पीस, ये सारे क्या हो गए थर्ड जनरेशन राइट्स हो गए आपके एग्जाम्पल के रूप में। नेक्स्ट देखो एक टर्म आया है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी कहने का मतलब होता क्या है? सिंपल हम कह सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबके पास अगर हम देखें तो एक ही एम्बॉडीमेंट है, एक ही माइंड है और एक ही लाइफ होना चाहिए। मतलब नटसेल में अगर हम देखें तो सारे ही ह्यूमन बींग को बोला गया कि सबके पास सबका इंपॉर्टेंस एक ही है। हम नहीं कह सकते कि अमीर का जो लाइफ है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, गरीब का जो लाइफ है वो क्या है कम वैल्यूएबल है। हर लाइफ उतना ही इक्वल वर्थ है, हर लाइफ जो है इक्वली ही वैल्यूएबल है। यानी कि हर ह्यूमन बींग्स हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस और नेशनलिटी। एंड इक्वलिटी इज बेसिकली एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रिविलेजेस। ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक आदमी जो ए है इसको ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ है, बी जो है उसको कम मिला हुआ है। तो ए जो है ज़्यादा मिला हुआ है यानी कि प्रिविलेज्ड कहलाएगा। तो बोला गया कि ऐसा कोई प्रिविलेज होना नहीं चाहिए इक्वलिटी के केस में। यानी कि ए और बी को हम तभी इक्वल कहेंगे जब दोनों के पास कोई स्पेशल, दोनों में से किसी के पास कोई भी स्पेशल जो है वो प्रिविलेज ना रहे फॉर एनी ग्रुप इन सोसाइटी एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ suitable opportunities for all people without discrimination. Equality before law and equal protection of laws are guaranteed by the fundamental rights. तो दो टर्म है, एक है equality before law and equal protection of law. These are guaranteed by the फंडामेंटल राइट्स। अगर हम टाइप्स की बात करें इक्वलिटी की तो पॉलिटिकल इक्वलिटी है, सोशल है, इकोनॉमिक है। इन नेचर अगर हम देखें तो ऑल ह्यूमंस आउट टू बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब मतलब इसी लायक है कि भाई सब जो है वो इक्वली ट्रीट हो। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो। इन सिविल सोसाइटी देखे तो ग्रांटिंग ऑल पर्सन्स एंड सोसाइटल ग्रुपिंग्स इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम्स। मतलब जितने भी लोग हैं या जो भी सोसाइटल ग्रुपिंग है, मान लो कम्युनिटी है, सबको क्या है इक्वल ही ट्रीट किया जाए, जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो इक्वल प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टर्म हमने पढ़ा इक्वलिटी। और देखो एक तो इक्वलिटी है, दूसरा कई बार टर्म जो है इक्विटी हम पढ़ते हैं। तो इक्विटी एक ही नहीं है, इक्वलिटी और इक्विटी अलग अलग है। जैसे इक्वलिटी अगर हम देखें, मान लो सिंपल सा चीज़ समझो, अगर हम लोग मॉनेटरी बेसिस पे देखें रुपए में, मान लो ए पर्सन है, बी पर्सन है, दोनों पुअर है, ठीक है। एक जो है पर डे, मान लो पर डे ए जो है वो 50 रुपये कमा रहा है, ठीक है। बी जो है वो 200 रुपये कमा रहा है, दोनों ही पुअर है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें दोनों को हमको मॉनेटरी बेनिफिट देना है कि भाई मेरे पास मान लो 100 रुपये है, ठीक है, खर्च करने के लिए दोनों के ऊपर। तो क्या 100 रुपये को इक्वली 50-50 में डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों को दे देना चाहिए कि भाई ये तो इक्वलिटी हो गया कि भाई इसको भी 50 मिल गया, इसको भी 50 मिल गया। लेकिन खुद सोचो इसको 50 अगर मिलेगा तो इसको 100 ही होगा, लेकिन इसका तो पहले से 50 था ही, 200 था तो उसको 250 हो गया पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे यहीं पे इक्विटी टर्म आता है क्योंकि दोनों अलग अलग है लेवल पे, तो दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। मान लो इसको हम लोग इस रेशियो में डिवाइड कर दे 70 और 25 का कि भाई इसको 75 रुपये मिले और इसको 25 रुपये मिले। अब इसको 225 हो जाएगा, ये 125 पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, ये है 50-50 इक्वल डिवाइड कर देना, इक्वलिटी कहलाएगा, और ये जो है इक्विटी कहलाएगा। तो इसी को देखो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड सेम लेवल्स ऑफ सपोर्ट फॉर ऑल, सेम लेवल ऑफ सपोर्ट मतलब 50-50। दूसरा देखो ऑफरिंग वेरिंग लेवल्स ऑफ सपोर्ट 75-25, ठीक है, 75-25 डिपेंडिंग अपॉन नीड टू अचीव ग्रेटर फेयरनेस ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इक्वलिटी वर्सेस फ्रीडम। तो फ्रीडम एंड इक्वलिटी म्यूचुअली डिपेंड ऑन वन अनदर एंड टुगेदर कंस्टिट्यूट जस्टिस। मतलब विदाउट फ्रीडम जो है, अगर अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो अगर फ्रीडम ही नहीं है तो इक्वलिटी नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं है तो फ्रीडम जो है वो संभव नहीं है। यानी कि फ्रीडम और इक्वलिटी दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली डिपेंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, एंड दोनों मिलके क्या है जस्टिस जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं। कैसे भाई, न्याय कैसे हो पाएगा? तो अगर जो कोर्ट है वो
अगर जो लोग हैं मान लो जिसको न्याय चाहिए उनके पास फ्रीडम ही ना रहे कुछ बात रखने के लिए, तो नहीं, न्याय नहीं मिल सकता है, जस्टिस नहीं मिल सकता है कोर्ट की तरफ से। अगर कोर्ट हर आदमी को इक्वल ना समझे तो उस केस में भी क्या है, जस्टिस जो है वो नहीं पॉसिबल है। यानी कि अगर हम देखें इक्वलिटी एंड फ्रीडम, तो दोनों मिलके क्या है, जस्टिस कंस्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इक्वलिटी को लेके क्या है, डिफरेंट थ्योरीज दिया गया है। जैसे सबसे पहला जो है वो है जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ इक्वलिटी। जॉन रॉल्स एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे इन लिबरल ट्रेडिशन, एंड इनके हिसाब से दो प्रिंसिपल हैं, एक है इक्वलिटी प्रिंसिपल, दूसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल। इक्वलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, तो कहता है कि एवरी सिटीजन हैज द सेम क्लेम टू ए स्कीम ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टी विच मस्ट ऑल्सो बी कंपैटिबल विद दोज ऑफ एवरी अदर सिटीजन। यानी कि हर इंसान के पास, हर जो लोग हैं मान लो किसी भी एक कंट्री में रहने वाले सिटीजन, उनके पास सेम क्लेम होगा टू ए स्कीम ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टी। मान लो कि कहीं पे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मान लो अनाज ही जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो मान लो यहाँ पे 10 आदमी हैं, तो इनके हिसाब से क्या है, मान लो 100 kg राइस है, तो हर किसी को 10-10 kg जो है वो बांट दिया जाए, ये इक्वलिटी प्रिंसिपल है। लेकिन इस 10 आदमी में अलग अलग कंडीशन होगा ना। अब यहाँ पे कोई बीपीएल वगैरह का जिक्र नहीं है। मान लो सिटीजन हो सकता है कि पहला जो ए फर्स्ट नंबर आदमी होगा ये बहुत अमीर होगा, रिच होगा, तो इसको 10 kg राइस का जरूरत तो है नहीं, ठीक है, और इसके लिए मतलब कोई मायने नहीं रखता 10 kg राइस। लेकिन जो मान लो कि 10th नंबर आदमी है, बेचारा बहुत गरीब है, तो उसके लिए 1 kg भी एक्स्ट्रा क्या है, मान लो ये 10 नंबर आदमी है, इसका परिवार काफ़ी बड़ा है, 10 लोग है उसके अंदर, तो 1 kg भी उसके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा कि भाई एक तरह से मदद हो जाएगी उसको। तो इक्वलिटी प्रिंसिपल कहता है कि हर जो सिटीजन है उनका सेम क्लेम होगा टू ए स्कीम ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज, कि भाई बेसिक लिबर्टी दिया गया, मान लो अनाज दिया गया, विच मस्ट ऑल्सो बी कंपेटेबल विद दोज ऑफ एवरी अदर सिटीजन। दूसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल। इन ऑर्डर टू बी मोरली डिफेंसिबल दीज इंस्टीट्यूशन मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस, ठीक है। मतलब अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या स्टेट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में डिफरेंस प्रिंसिपल के तहत दो कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। पहला है दे मस्ट गारंटी फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन टू पोजीशंस ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब डिफरेंस प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन टू पोजीशंस, मतलब जो हम देखते भी है आर्टिकल्स के थ्रू फंडामेंटल राइट में, भाई अपॉर्चुनिटी के लिए क्या है, हर आदमी को अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलना चाहिए फॉर positions of public office and employment। दूसरा है social and economic inequalities must be arranged in a manner that they work to the greatest benefit of the least advantaged member of society। मतलब दूसरा क्या है, जो भी social economic inequalities ऐसा है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे गरीब से गरीब आदमी है ना, उसको मान लो कोई स्कीम मिलता है, सिंपल सा चीज है, तो स्कीम का बेनिफिट जो है बोला जा रहा है, वो स्कीम बेनिफिट के लिए ये लोगों के, तो उस लोगों के लिए सबसे मैक्सिमम पहुंचना चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये कह रहा है कि मान लो कि इस स्कीम के तहत क्या है, सबसे ज़्यादा जो है मान लो कि अनाज ही है 100 किलो जो है, तो 100 किलो अनाज उसको मिलना चाहिए जो सबसे गरीब है, सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, ठीक है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, गरीबों में सबसे गरीब है, मतलब सबसे जो लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है उसको मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए। कोई भी ऐसे इनइक्वलिटीज़ के कारण जिसके कारण कोई स्कीम बनाया जा रहा है कि भाई जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए सोसाइटी के अंदर, तो उन आदमियों को, उन कम्युनिटी को सबसे जो लीस्ट बेनिफिटेड है, सॉरी हम कह सकते हैं लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स है, दे शुड बी द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, ठीक है। उनको क्या है, उनको ग्रेटेस्ट बेनिफिट जो है वो किसी भी स्कीम को मतलब किसी भी स्कीम का जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं को मिलना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हो गए डिफरेंस प्रिंसिपल के, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ इक्वलिटी, जिसमें दो प्रिंसिपल, एक इक्वलिटी प्रिंसिपल हो गया, दूसरा जो है वो डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो हो गया। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन्स थ्योरी ऑफ इक्वलिटी। अमर्त्य सेन जो है, इनकी बुक जो है द आइडिया ऑफ जस्टिस, एंड इनका जो बेसिक थियरी है वो है, या कॉन्सेप्ट या फिलोसफी समझो, ये है ट्रांसेंडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म। Sen proposes that social justice can be advanced by focusing on people's well-being, which should be assessed based on their ability to achieve valuable functions. This method is known as capability approach, यानी कि degree of freedom that a person has in order to perform various functions। तो सेन का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली इस बात को लेके है कि सोशल जस्टिस संभव ऐसे हो सकता है सोसाइटी के अंदर। सोशल जस्टिस कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लो सोसाइटी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वैरायटी ऑफ कंडीशन में रहने वाले लोग जो है वो रहते हैं सोसाइटी के अंदर,
तो उस केस में हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग हो, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कई बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड कास्ट है, पुअर है, ठीक है, पॉवर्टी जो है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है उससे जूझ रहे लोग हैं। तो इस केस में क्या है बोला गया कि सोशल जस्टिस जो है वो तभी संभव है या तब संभव हो सकता है बाई फोकसिंग ऑन पीपल्स वेलबींग, कि लोगों का ख्याल रखा जाए, विच शुड बी असेस्ड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू अचीव वैल्यूएबल फंक्शंस। ठीक है, मतलब हम लोगों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देके, सिंपल सा चीज़ है कि उसको उसको वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करे जिससे वो खुद का वेलबींग कर ले। मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, मान लो जिसको खाना नहीं है तो खाना दे दो, काम खत्म, तो वो सिम्टम का इलाज हुआ ना। आपको जड़ से इलाज करना है, मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको फीवर है तो सिर्फ पैरासीटामोल नहीं खाते हो ना, आप उसके रूट कॉज तक जा रहे हो कि बुखार हो ही क्यों रहा है, तो भाई बॉडी के अंदर पैरासाइट है। ठीक है, बॉडी के अंदर पैरासाइट है, पैथोजेंस है, एंड उसको हमको मारना है। उसी तरीके से मान लो फूड की स्कार्सिटी है फैमिली के अंदर, तो फैमिली के अंदर फूड की स्कार्सिटी से फूड दे के नहीं हो जाएगा कि फूड दे दो, ये तो है ही इमीडिएट उपाय। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है, फूड का शॉर्टेज क्यों हो रहा है, मनी के शॉर्टेज से। मनी का शॉर्टेज क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग जो है स्किल्ड नहीं है, तो लोगों को स्किल्ड कर दिया जाए ताकि वो जो है वो खुद क्या है फूड जो है वो खरीद सके। तो यही चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट है आपका, कैपेबिलिटी अप्रोच कह सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा अगर हम देखें तो कुछ टर्म्स है, जैसे कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब हुआ क्या, डिस्क्रिमिनेशन इज बिहेवियर और एक्शंस यूजुअली नेगेटिव towards an individual group of people especially on the basis of sex, race and social class। तो सिंपल डिस्क्रिमिनेशन हम जानते भी, हम पढ़ते भी है, बहुत बचपन से भी नाम जो है वो टर्म जो है वो सुनते आ रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब हो गया कि भेदभाव करना। किस बेसिस पे हो सकता है, जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, सोशल क्लास के बेसिस पे, कि भाई हो सकता है कि एक जो है वो खुद को अमीर मान रहा है, दूसरे को क्या है नेग्लेक्ट कर रहा है जो गरीब है या उससे मतलब कि कमजोर है पैसे के मामले में। रेस, पर्टिकुलर एक रेस है, जैसे मान लो नेग्रोइड्स है, ब्लैक्स, दे आर ऑलवेज मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि यूएस के भी केस में ये अपार्थाइड सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला था। ठीक है, आज भी देखो ब्लैक वाइट का कॉन्सेप्ट बहुत देशों में जो है सुनने को हमें मिलता है। अगर हम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मतलब देखो, एक है डोमिनेंट लोग, वो किसको डिस्क्रिमिनेट किए, जो रेसेसिव है यानी कि कमजोर है। रिवर्स मतलब हुआ क्या, अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अ डोमिनेंट और मेजोरिटी ग्रुप इन फेवर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ माइनॉरिटी और हिस्टोरिकली एडवांटेज डिसएडवांटेज ग्रुप। तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे मान लो कोई स्कीम बनाया गया तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया गया कि भाई डोमिनेंट को नहीं देंगे इनको ये स्कीम का बेनिफिट, हम सिर्फ और सिर्फ किसको देंगे, जो डाउन टोटन है, जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको देंगे। तो इसको ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो गया, ये एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट हो गया, डोमिनेंट जो कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट, एंड ये जो है एक पॉजिटिव अप्रोच या कॉन्सेप्ट कह लो ये होता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो एक टर्म है वो है अफर्मेटिव एक्शन। तो अब अफर्मेटिव एक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, तो इट refers to a set of policies and practices within a government or organization seeking to increase representation of particular group in areas in which they are underrepresented such as education and employment। तो इसी को affirmative action कहते हैं। मतलब कोई मान लो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे जब हम पढ़ेंगे भी, जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, तो सोशल जस्टिस में जो अंडर प्रिविलेज्ड या अगर डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी के रूप में खुद देख लो वेमेन है। ठीक है, तो वेमेन को एम्पावर करने के लिए क्या है, बहुत लॉज बनाए गए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए हैं, आर्टिकल में बहुत सारे लॉज बेसिकली बनाए गए हैं। जैसे कि सिंपल सा चीज़ आप देखो, पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो बोला गया कि पार्लियामेंट में भी सजेस्टेड है कि 1/3 जो है वो क्या होने चाहिए, आपके विमेन जो है वो सीट होना चाहिए। तो धीरे धीरे हमको इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है सीट्स के अंदर। लेकिन ये क्या है, इसी को अफर्मेटिव एक्शन कह रहे हैं कि भाई एक जो है अंडर जो रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी है उसको हम कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं, जिस पॉलिसीज़ के थ्रू, जिस प्रैक्टिसेस के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक टर्म, वो है फ्रीडम। फ्रीडम की अगर हम बात करें तो फ्रीडम किसको कह रहे हैं, इट इज एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट। मान लो फ्रीडम कह रहे हैं कि भाई कोई भी जो रोक टोक है वो ना हो, तो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो उसी को फ्रीडम कह रहे हैं। एंड इट इज पावर और राइट टू एक्ट, स्पीक और थिंक एज वन वांट्स विदाउट हिंड्रेंस और रेस्ट्रेंट एंड एब्सेंस ऑफ अ डेस्पोटिक गवर्नमेंट। मतलब सिंपल हम कह सकते हैं कि आपके मन में आपकी आपका विश जो है, या आप फ्री हो उन सारी चीज़ों को करने के लिए विदाउट हिंड्रेंस और रेस्ट्रेंट। ठीक है,
तो आप कोई काम कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो, अदर देन वो निगेटिव ना हो। अब ऐसा नहीं कि आपको काम करने का हो कि हमको मर्डर करने का मन है, वो क्या है, फ्रीडम नहीं हुआ ना, क्योंकि सामने वाले का फ्रीडम उसे छिन रहा है। तो वो सारी चीज़ों को, लेकिन हाँ, आप अपने ग्रोथ के लिए जो जो चीज़ें जो है अपने स्किल पे आप काम कर सकते हो। आपको मान लो डांस सीखने का मन है, आप फ्री हो ना, आप डांस सीख सकते हो, आप म्यूजिक सीख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप खेल सकते हो, ये सारी चीज़ें के लिए क्या है, आप फ्री हो विदाउट हिंड्रेंस और रेस्ट्रेंट एंड एब्सेंस ऑफ अ डेस्पोटिक गवर्नमेंट। डेस्पोटिक कहने का मतलब क्या है कि जो रेस्ट्रेंट लगाती है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है बोलेगी नहीं नहीं, हम जो है वो म्यूजिक अलाउ नहीं कर सकते, नहीं नहीं, हम किसी को डांस सीखने नहीं दे सकते, नहीं नहीं, हम स्कूल जो है वो नहीं जाने देंगे। तो इसी को कह सकते हैं कि ये डेस्पोटिक गवर्नमेंट है, तो विदाउट अ एब्सेंस ऑफ अ डेस्पोटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट टर्म है वो है लिबर्टी। लिबर्टी इज फ्रीडम टू एक्ट इन वंस ओन वे, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार आप अपने तरीके से किसी भी काम को कर सकते हैं, यही करने की जो छूट है, राइट है, वही क्या है, लिबर्टी हो गया। दो एस्पेक्ट है लिबर्टी का, पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इट इज अ सोसाइटी इन विच एडिक्वेट फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू एंजॉय डिजायरेबल राइट्स। इट इंश्योर्स ग्रोथ ऑफ पुअर वीक एंड डाउन टूडन पीपल। तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लिबर्टी का क्या है कि हर लोगों को फ्रीडम है कि वो जो है अपने आप को स्किल्ड करने के लिए, अपने आप पे वर्क करने के लिए बिल्कुल फ्री है, ताकि उनका जो ग्रोथ है या अपलिफ्टमेंट है वो पॉसिबल हो सके। नेगेटिव अगर हम लोग इसका एस्पेक्ट देखें तो इट इज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स एंड राइट्स टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। मतलब नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको जो मन है, आप बैंक लूट लो, मेरा मन था बैंक लूटने का, हमने लूट लिया। दिस कॉन्सेप्शन मे मेक द पावरफुल पर्सन मोर पावरफुल टू कीप द वीकर वन ऑन देयर मर्सी। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे जो पावरफुल लोग हैं वो और पावरफुल होते चले जाएंगे, क्योंकि पावरफुल है तो उनके पास पहले से पावर है, तो पहले से पावर है तो एक पावरलेस आदमी है, मान लो एक पुअर पर्सन है, अब ये क्या है, पहले से पावरफुल है तो रिसोर्सेज पे कब्जा कर सकता है, सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है खुद के बेनिफिट के लिए। तो ओवरऑल इतना और समय बीतेगा, टाइम बीतेगा, ये और पावरफुल होता चला जाएगा, ये और पावरलेस होता चलेगा। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया लिबर्टी का आपका। नेक्स्ट है हार्म प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं। तो हार्म प्रिंसिपल क्या है, इट इज प्रोपाउंडेड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल इन हिज एसे ऑन लिबर्टी एंड इट बेसिकली स्टेट्स दैट ओनली एक्शंस दैट कैन बी प्रिवेंटेड आर वंस दैट क्रिएट हार्म। मतलब सिर्फ और सिर्फ वैसे ही एक्शंस को, मतलब स्टुअर्ट मिल के द्वारा बोला गया, भाई ऐसे ही एक्शन को आप जो है वो रोको जो दूसरे को हार्म कर सकते हैं, बाकी अगर कोई भी एक्शन जो है अगर वो हार्म नहीं पहुंचा रहा है तो उसको रोकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन राइट्स, इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो अगर हम राइट्स, इक्वलिटी एंड जस्टिस में रिलेशन देखें तो इक्वलिटी और जस्टिस दोनों के दोनों जो है इगैलिटेरियनिज्म एंड फेयरनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इगैलिटियन सॉरी इगैलिटेरियनिज्म जो है, तो इगैलिटेरियनिज्म जो है बेसिकली कहा जाता है कि जो भी पुअर है या जो भी डाउन ट्रोडन है उसके अपलिफ्टमेंट या एम्पावरमेंट के लिए जो भी वर्क है वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो इक्वलिटी एंड जस्टिस जो है बोथ रिप्रेजेंट इगैलिटेरियनिज्म एंड फेयरनेस। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, ठीक है, पता नहीं क्यों। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन कहाँ से है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 विच स्टेट्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड इन राइट्स। ठीक है, मतलब इसके तहत अगर हम देखें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, तो ये कहता है कि भाई जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सारे के सारे क्या हो गए, आपके फ्रीडम के साथ पैदा होते हैं, इक्वल होते हैं, और इक्वल किस सेंस में है, तो डिग्निटी और राइट्स के केस में हो गया। ठीक है, तो अगर हम राइट्स, इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात करें तो इक्वलिटी और जस्टिस बेसिकली किसके लिए काम करेगा, जो भी पुअर है, जो भी अंडर रिप्रेजेंटेड क्लास है, उनको एम्पावर या उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये हो गया। नेक्स्ट देखो, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, टेक्स अपॉन इटसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन द सोसाइटी। मतलब सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हो सोसाइटी के लिए कि जो भी रिसोर्सेज है या इकोनॉमी है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा सिस्टम डेवलप हो जहाँ स्ट्रांग जो है और स्ट्रांग बनेगा, वीक जो है और वीक बनेगा। तो अगर ऐसे स्टेट के अंदर, ऐसे स्टेट के अंदर अगर गवर्नमेंट जो है वो ऐसी काम करती है कि भाई जो इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रही है, तो उसी चीज़ को हम लोग वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं। तो देखो, ये अगर हम देखें तो जो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमने कर लिया इसमें। अब जो है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, तो ये आर्टिकल 12 से हम लोग देखेंगे स्टेट किसको कह रहे हैं, ये हो गया।
ठीक है। फिर आर्टिकल 14 है, मतलब डिफरेंट हमने कैटेगराइज भी किया है, राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो है कल्चरल राइट्स हो गए, रिलीजियस राइट्स हो गए, ठीक है, रेमेडियल राइट्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो हो गया। तो ये जो है काफ़ी लंबा चैप्टर है हमारा, तो इसमें आई थिंक 4 पार्ट में ये चैप्टर जो है कंप्लीट करने की कोशिश मैं करूँगा। तो ये पहला पार्ट था फंडामेंटल राइट्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें और आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है इसके बाद के आर्टिकल से जो